नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मौका थोड़ा सा देश के बाहर ले जाने का है आपको। ईरान, जहाँ की मैं 2010-11 में 15-20 दिन गुजरा था ईरान से, वहाँ पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। हवाई हमला 100 जगहों पर, किसी एक देश में 100 जगहों पर हवाई हमला। इनमें जो न्यूक्लियर सेंटर हैं वहाँ के, जिनके बारे में इजराइल को ये आशंका है कि वो यूरेनियम को इस हद तक तैयार कर चुके हैं कि कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में या शायद 1-2 दिन बाद ही वो परमाणु हथियार बना सकते हैं। और जैसे कि इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी चले आ रही है मध्य पूर्व में, इजराइल और ईरान के बीच, तो इजराइल को ये आशंका हमेशा थी, या वो हमेशा ये आशंका जताता है कि ईरान को अगर परमाणु हथियार बनाने मिला तो वो उसका पहला इस्तेमाल इजराइल पर करेगा और इजराइल में कोई लोग बचेंगे नहीं, दसियों लाख लोग मारे जाएंगे, ऐसा इजराइल का कहना है। और जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल के पीठ पर आज दुनिया के भाई का हाथ है। भाई समझते हैं ना आप? मुंबई में एक दाऊद इब्राहिम था जिसको नाम लेकर कोई भी नहीं बोलते थे, उसको भाई कहते थे सब लोग। ऐसा दुनिया का एक भाई है अभी जनवरी से, डोनाल्ड ट्रंप। तो इजराइल के पीठ पर डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है और पूरे अमेरिका का भी हाथ है, चाहे जो अमेरिकी राष्ट्रपति रहे। पिछला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन तो विरोधी पार्टी का था ट्रंप की, लेकिन उसके वक्त भी इजराइल को रोज बम जाते थे, जहाज भर भर कर, हवाई जहाज भर भर कर बम रोज जाते थे। रोज उन बमों को गिराया जाता था फिलिस्तीन के गाजा पे। दूसरी तरफ जो बाइडन इतनी मेहरबानी भी करता था कि 100-200 ट्यूब मलहम की और कुछ एक फूड पैकेट उसको भी गिरा देता था हेलीकॉप्टर से गाजा पर। 50,000 लोग मरे गाजा में इजरायली हमलों में, और मेरे ख्याल से 50,000 ब्रेड पैकेट और 50,000 या 5,000 मरहम के ट्यूब ये अमेरिका ने गिराए थे वहाँ पे। तो कुल मिलाकर किसी भी पार्टी का राज रहे अमेरिका में, उनका हाथ इजराइल की पीठ पर रहता है। इजराइल के जितने भी बड़े बड़े जुर्म हैं दुनिया में, उन सबको संयुक्त राष्ट्र संघ में बचाने का काम अमेरिका करता है। हर जुर्म को बचाने के लिए खड़े रहता है। केवल एक ही जुर्म शायद अमेरिका नहीं बचाएगा इजराइल का, अगर किसी दिन इजराइल अमेरिका पे अटैक कर देगा, उस दिन शायद अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके पहले तक जो उसको करना है कर ले, हर चीज़ की छूट है उसको। ऐसे इजराइल ने अभी ईरान के परमाणु केंद्रों पर, मिसाइल केंद्रों पर, करीब 100 जगहों पर हमले किए और छांट छांट कर लोगों को मारा, जिसमें वहाँ के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड जो सेना है वहाँ की, ईरान की, उसके मुखिया को भी मार डाला। उसमें खुद ईरान ने मान लिया है कि हमारा मुखिया सेना का मार डाला इजरायली हमले ने। और कुछ लोग, कई परमाणु वैज्ञानिकों को मारा इजराइल ने। और इजराइल ये काम बरसों से करते आ रहा है, ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का। मैं जब वहाँ पर 2010 में गया, ईरान से होते हुए हम लोग फिलिस्तीन के गाजा जा रहे थे, तो तेहरान जिस दिन हम पहुँचे, मुहर्रम का वक्त था, तो वहाँ एक मुहर्रम के कार्यक्रम में देखने के लिए गए कि कार्यक्रम कैसा होता है। तो वहाँ एक परमाणु वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देने के लिए उसका बैनर लगा हुआ था, बड़ा सा, उसकी तस्वीर सहित। पूछने पर हमारे वहाँ के लोकल दोस्तों ने बताया कि इसको इजराइल ने अभी मार डाला है, परमाणु वैज्ञानिक को, तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ये बैनर लगाया गया। ये मैं 2010 की बात बता रहा हूँ, शायद दिसंबर का महीना था।
अब अमेरिका ने ये कहा है कि ये जो हमला हुआ है एक्सीलेंट कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको एक्सीलेंट कहा है, शानदार हमला है ये कहा है, और कहा है कि इजराइल को अपने आप को बचाने का पूरा हक है। अब दिलचस्प बात यह है कि यही डोनाल्ड ट्रंप, ये पिछली बार जब राष्ट्रपति था अमेरिका का, तब भी ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें यह रहे कि ईरान के परमाणु संस्थानों पर निगरानी रखी जाएगी और वो बम बनाने के करीब न जा सके। वो इलाज के लिए, बिजली बनाने के लिए, इन चीज़ों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करे, लेकिन बम बनाने की तरफ ना बढ़े, ऐसा एक समझौता ईरान के साथ करना चाहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसी कोशिश करते रहे हैं ईरान के साथ, शर्तें अलग अलग रही हैं। ट्रंप अभी फिर ईरान के साथ बातचीत में था और उसने ईरान को 60 दिन का समय दिया था कि 60 दिन में हमारे साथ समझौता करो। डेडलाइन दी थी उसने 60 दिन की। 61वें दिन इजराइल ने हमला कर दिया। ट्रंप ने ईरान को 60 दिन का समय दिया था कि हमारे साथ परमाणु समझौता करो। शर्तें तय नहीं हो पाई। ईरान बातचीत में शामिल था, रोज चर्चा हो रही थी, रोज नेगोशिएशन चल रहे थे, लेकिन शर्तें तय नहीं हो पाई। 60 दिन जैसे ही पूरे हुए, कुछ घंटों के बाद 61वां दिन शुरू ही हुआ और इजराइल ने परमाणु केंद्रों पर पहली बार हमला किया। ईरान के पहली बार हमला किया परमाणु केंद्रों पर। इन दोनों बातों के बीच कोई रिश्ता है कि नहीं, आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि 60 दिन पूरा हुआ और इजराइल ने अटैक कर दिया। इसका मतलब क्या है, थोड़ा मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मुंबई में अगर भाई, समझ रहे हैं ना भाई किसको कह रहा हूँ मैं, मुंबई में अगर भाई, एक हिंदुस्तान का संगीतकार भी था, वो दुबई में जाकर इसी दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन पर डांस करता था, हम सबका भाई, उसकी तारीफ में गाने गाता था, डांस करता था। एक बड़ा अनु मलिक नाम का बड़ा मशहूर संगीतकार था। जिस दिन ये वीडियो सामने आया उस दिन से मैंने अनु मलिक का कोई भी कार्यक्रम टीवी पे देखना बंद कर दिया, नहीं तो कभी बच्चों के गाने वगैरह का कुछ देख लेता था, उस दिन से बंद कर दिया। तो मान लीजिए मुंबई में दाऊद चाहता है किसी दुकान को खरीदना, उसको खबर करता है कि दुकान मुझको बेच दो, 4 हफ्ते में मुझको बेच दो दुकान, और मान लीजिए वो 4 हफ्ते में ना बेचे, वो कहे नहीं भाई मेरे कई पीढ़ियों की दुकान है, मेरे दादा के समय की है, मैं नहीं बेचूंगा इसको। तो 4 मवाली जाएं 1 महीना पूरा होते ही और रात को शटर के नीचे से पेट्रोल डालकर दुकान को आग लगा दें। कुछ वैसा ही ट्रंप ने ईरान के साथ करवाया है। अपनी शर्तों पे समझौता चाहता है, परमाणु समझौता ईरान के साथ। बात अभी तक बनी नहीं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप 60 दिन में अपने देश में अपने लोगों से ही हर समझौता कर चुका है। 400 मुकदमे ट्रंप सरकार के फैसलों के खिलाफ अमेरिका की अदालतों में लगे हैं। 400। तो खुद अमेरिका ट्रंप से सहमत नहीं है, लेकिन वो ईरान को चेतावनी दे के, उसने अल्टीमेटम दे के रखा था 60 दिन में मुझसे समझौता करो, वरना उसने कहा नहीं था, वरना हो गया। इजराइल ने अटैक कर दिया। तो ये जो तनातनी नई चालू हुई है, मैं अभी देख रहा था, एक एक खबर को मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैंने चैट जीपीटी से मदद लेकर ये देखने की कोशिश की कि मध्य पूर्व के जो मुस्लिम देश हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ आपको बड़ी दिलचस्प, हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर एक बात को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है कि एक शिया मुस्लिम देश है ईरान, उस पर हमला हुआ है, सारे सुन्नी मुस्लिम देश जो हैं वो खुश हैं। ये हिंदी में बहुत चल रहा है।
सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मैं लगातार पिछले 2-4 दिन से देख रहा हूँ इसको, कि सुन्नी देश बड़े खुश हैं। मुस्लिमों में अलग अलग संप्रदाय हैं। ईरान जो है वो शिया संप्रदाय वाला देश है। तो मैंने देखने की कोशिश की कि किस किस मुस्लिम देश की क्या प्रतिक्रिया है, कैसे खुशी मना रहे हैं वो इजरायली हमले की। तो मुझको दिख रहा है सबसे बड़ा जो मुस्लिम देश कहलाता है, जहाँ मक्का मदीना वगैरह है, हज के लिए जहाँ जाते हैं, सऊदी अरब। सऊदी अरब की विदेश मंत्रालय ने इसको ईरान की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है, इसकी निंदा की है, आलोचना की है इसकी, और कहा है कि अधिक से अधिक काबू में रखना चाहिए अपने आप को इन देशों को। निंदा की है इजरायली हमले की। यूएई, जहां भारत से गए हुए भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, उसने कड़े शब्दों में इजराइल की भर्त्सना की है और कहा है कि ये एक खतरनाक काम है, क्षेत्रीय सुरक्षा के खिलाफ ये एक खतरनाक काम है, और कहा है कि इस टकराव को बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये यूएई ने कहा है। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं कि सुन्नी देश खुशियां मना रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कतर जो दुनिया का सबसे बड़ा मध्यस्थ बना हुआ है, चाहे रूस और यूक्रेन का हो, चाहे कहीं और का हो, कई तरह के झगड़ों की समझौता की बातचीत कतर में इन दिनों चल रही है। कतर ने इसको कहा है ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। ये कतर ने कहा है। ओमन ने कहा है कि ये ग्रेव ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी है, ये भर्त्सना की है, इसकी निंदा की है। बहरीन ने इजरायली हमले पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि युद्ध को नहीं बढ़ाना चाहिए। जॉर्डन ने इसको वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा है। डेंजरस एस्केलेशन, खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है टेंशन, इसने ऐसा कहा है, और कहा है कि पूरी दुनिया इजराइल के मिलिट्री अटैक के खिलाफ बोले, उसको दबाए, उसको रोके। टर्की ने इस हमले को एकदम ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है, इजराइल को आतंक का दोषी ठहराया है। इराक, कहा जाता है कि उस इराक के अमेरिकन जो अड्डे हैं इराक में, वहाँ से भी इजराइल ने हमले किए हैं। एक देश के रूप में इराक ने इजराइल की निंदा की है। इजिप्ट ने इस बढ़ी हुई हिंसा के ऊपर बड़ी फिक्र जताई है। यह है मोटे तौर पर। चैट जीपीटी का विश्लेषण है कि करीब करीब सारे बयान इन देशों के, मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों के करीब करीब सारे बयान इन हवाई हमलों को गैर कानूनी और ईरान की स्वतंत्रता के खिलाफ करार दे रहे हैं। जो लोग ये मान रहे हैं और लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सुन्नी देश बहुत खुश हैं, वो अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर सकते हैं। मेरी आस्था न शिया में है, न सुन्नी में है, न किसी और धर्म में है, तो मैं उससे आज़ाद हूँ। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि अगर अमेरिका अपना कब्जा जमाना चाहता है पूरे मध्य पूर्व के देशों पर, काबू में रखना चाहता है, तेल का खजाना है वहाँ पर, तेल के भंडार हैं दुनिया के सबसे बड़े मध्य पूर्व के देशों में, उनको काबू में रखने के लिए उसको एक गनमैन चाहिए इजराइल की तरह का। तो इजराइल मध्य पूर्व में अमेरिका का गनमैन है, भाड़े का हत्यारा जिसको कहते हैं, सुपारी किलर है इजराइल। और वो इजराइल बाकी लोगों को डरा के रखने के लिए, काबू में रखने के लिए अमेरिका इस्तेमाल करता है, इसीलिए उसको इतने सारे हथियार दे देकर ताकतवर रखता है। इसीलिए
50,000 लोगों को मार डाला गाज़ा में इजराइल ने, और अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। पिछला राष्ट्रपति भी साथ में खड़ा हुआ था, थोड़ा सा डबल रोटी मरहम गिरा रहा था वहाँ पर। ये राष्ट्रपति तो पूरी तरह से खड़ा हुआ है, ये पूरा गाज़ा को साफ करके वहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। उसके भीतर, ट्रंप के भीतर का जो एक हिंसक कारोबारी है वो जाग जाता है जब गाज़ा की ज़मीन को देखता है वो। तो मैं केवल इन तथ्यों को आपके सामने रखने आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आज की दुनिया में ट्रंप जितने बड़े गुंडे का राज चलते हुए किसी देश के कोई हक रह गए हैं कि नहीं। हर देश के लोग अपने अपने देश की दहशत को देखकर सोचें कि ट्रंप ने उनको कहाँ पर लाकर छोड़ा हुआ है। और ट्रंप ने इन इजराइलियों को इतना बढ़ाया है, फिलिस्तीनियों की नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं। कुछ लोगों को याद आ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया था, इजरायली यहूदी हैं, हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया था, ठीक वही यहूदी आज फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, ऐसा लोग लिख रहे हैं। मैं इतिहास का उतना जानकार नहीं हूं कि इस तुलना का, इस मिसाल का मैं और बहुत बड़ा खुलासा आपको दे सकूं। लेकिन आप पूछिएगा, आज तो आपके पास एआई के बहुत सारे औजार हैं अलग अलग, किसी से पूछ के देखिएगा, क्या आपको हिटलर के यहूदियों के साथ बर्ताव और इजराइलियों के फिलिस्तीनियों के साथ बर्ताव में कोई साम्य दिखता है? ऐसा पूछ के देखिएगा, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिसमें पूछना हो। मुझ पर निर्भर मत कीजिएगा, मेरा एक पूर्वाग्रह हो सकता है इजराइलियों के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के पक्ष में, चूँकि मैं गया हूँ फिलिस्तीनियों की मदद के लिए वहाँ 30-35 दिन के सड़क के सफ़र से वहाँ पहुँचा हुआ हूँ, वहाँ रहा हुआ हूँ। लेकिन फ़िलहाल ईरान के बारे में जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, इज़राइल का ये हमला ईरान पे नहीं रुकेगा। इज़राइल नाम का ये दाऊद का शार्प शूटर जो है, दाऊद का जो लेफ्टिनेंट है, ये पूरे के पूरे मध्य पूर्व पर मंडराते रहेगा। इसी तरह ये अमेरिका का भाड़े का हत्यारा है इज़राइल, और ये मध्य पूर्व के देशों पर आतंक कायम करके, जो ट्रंप रोज़ाना अलग अलग देशों से अलग अलग डील कर रहा है ना, टैरिफ वार और अलग अलग समझौते, और जिस तरह से ट्रंप आज यूक्रेन की आधी खदानों को मांग रहा है, कब्जा मांग रहा है उनके ऊपर, और बाह मरोड़ कर उसने यूक्रेन को तैयार कर लिया है। आप देख लीजिएगा, 4 साल पूरे होते होते ट्रंप मध्य पूर्व के देशों से उनके तेल के कुओं को लेके क्या क्या करेगा, आप देखिएगा। और इज़राइल उसका गनमैन रहेगा, शार्प शूटर, जिसको ट्रंप कहेगा उसको गोली मारेगा। उसने ये आतंक का राज ईरान पे हमला करके शुरू कर दिया है। मैं नहीं जानता ईरान की कितनी क्षमता है इज़राइल के हमले का जवाब देने के लिए। ट्रंप इज़राइल का साथ देने कब आगे आएगा, कितना साथ देगा, मैं नहीं जानता। वो एक अलग जटिल मुद्दा है, मेरी उतनी जानकारी नहीं है विदेश नीति की और रणनीति की। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब तक ट्रंप नाम का दाऊद और जब तक उसका इज़राइल नाम का सुपारी किलर, ये जब तक मुंबई नाम की दुनिया में हैं, तब तक मुंबई नाम की इस दुनिया में कोई भी महफूज नहीं है। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बातें दिलचस्प लगती हैं, आपको लगता है कि मैं न्याय संगत बात करता हूँ, कुछ गंभीर ज़रूर रहती हैं, लेकिन अगर आपको ठीक लगे तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लगता है कि आपके दोस्तों में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक गंभीर बात को सुनना चाहेंगे, आमतौर पर जो मुर्गा लड़ाई चलती है स्क्रीन पर उससे परे कुछ सुनना चाहेंगे, तो आप अपने दोस्तों को भी ये लिंक भेज सकते हैं। ये हमको, आपको, सबको प्रभावित करने वाला माहौल है। ये ट्रंप का जो
ट्रंप का जो राज चल रहा है अंडरवर्ल्ड की तरह। आपको ध्यान है ना, एक समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर दाऊद का जिस तरह से राज चलता था। अगर किसी 5 स्टार होटल में कोई पार्टी होती थी तो वहाँ जो लोग पहुँचते थे, निकलते थे, उनके पास अगले दिन फ़ोन पहुँचने लगते थे कि इतना पैसा दे दो। वो कहे कि नहीं है पैसा, तो कल वहाँ पार्टी में तुम्हारी बीवी जो गहना पहन के गई थी उसको गला काट के निकालें क्या हम, तो लोग पैसा दे देते थे। ट्रंप वैसा ही कर रहा है, ट्रंप एग्जैक्ट वैसा ही है। और आप हैरान मत होइएगा अगर पता लगेगा कि पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम को लोन पर लेकर ट्रंप उससे रात को ट्यूशन ले रहा है, कोचिंग ले रहा है कि रंगदारी से वसूली उगाही कैसे की जाए। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लिंक इसका दोस्तों को भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरी बातें और ये मुद्दा कैसा लगा, आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर चलिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। किसी हादसे की हालत में हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। खोपड़ी अगर फूट जाती है तो उसके बाद बचने का मौका कम रहता है, गुंजाइश कम रहती है। आपका दिमाग बहुत कीमती है, आपको शायद एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है वो। आपके कारोबार अगर कुछ है तो उसके लिए भी कीमती है। तो हेलमेट लगा कर चलिए। ये पुलिस के लिए नहीं है, चालान के लिए नहीं है, सरकार के वसूली के लिए नहीं है, ये आपकी हिफाजत के लिए है। फिर मिलेंगे।